गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। जैसे नाम से पता लग रहा है डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर कितनी बार फर्टिलाइजेशन होगा, 2 टाइम्स यहाँ पर क्या है फर्टिलाइजेशन होगा। हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। हमने पढ़ा है कि होल प्लांट किंगडम को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड करा है। कौन कौन सा? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम यहाँ पर केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। हमारे पूरे सिलेबस के अंदर, 12th के सिलेबस के अंदर केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही क्या है इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम ये जो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजी पादपों के अंदर पढ़ रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो फिगर, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये किसका डायग्राम है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का क्या है ये डायग्राम है। इसका डेवलपमेंट, इसके स्ट्रक्चर, ये सब आप क्या है आराम से पढ़ चुके हैं। आप इन तीन जो 3 सेल्स हैं आप इनका नाम भी जानते हैं। एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो चलाजा या निभाग की साइड में होती हैं। ये बीच में आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक, और ये आपके नीचे जो ये 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, 3 कोशिकाएं नजर आ रही हैं, ये कंबाइनली कॉल्ड अंड समुच्चय, एग एपरेटस। इनमें जो 2 सेल हैं ये कहलाती हैं सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, और ये एक जो सेल है दैट इज कॉल्ड अंड कोशिका, या इसको अपन बोलते हैं एग सेल। यहां जितनी भी सेल हैं सारी एन है, बस ये वाली जो सेल है ये न्यूक्लियस है। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, ये एक पूरी सी बड़ी जो है एक लार्ज सेल है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। ये पूरी एक सेल है। ये पूरी, अगर इन सेल को हटा दें, इसको हटा दें, ये बीच की जो बड़ी सेल है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। क्लियर? और ये जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये इस सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है। क्लियर? जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या हिंदी में इसको अपन कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसको अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। क्लियर? ये आपके 3 एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये कैसी हैं? हैप्लॉइड है, एन। अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बैक में जाके इस टॉपिक को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये न्यूक्लियस कैसा है? 2n, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और आपके ये जो सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स हैं ये कैसी हैं? n। और आपके ये एग कैसा है? n। क्लियर? इस पूरी हॉल स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। और इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? भ्रूण कोष। क्लियर? एम्ब्रियो सेक। स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब अपन पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। एक बात रिवाइज करना कि ये हमारे स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। क्लियर? ये आपके स्टिग्मा है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये आपके क्या है? स्टाइल, और इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? वर्तिका। क्लियर? आफ्टर पॉलिनेशन या परागन के बाद एक पॉलन इस पर आकर गिरता है, और ये इस पर आकर एक पॉलन क्या है? गिर गया। क्लियर? ये पॉलन इस पर गिर चुका है। क्लियर? हमने ये भी पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादपों में
जो परागण है उस दौरान आपका जो ये पॉलन है ये 2 सेल स्टेज में होता है। इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं। देखो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना तो कंपेयर करना आना चाहिए। यहां जो भी बातें बताई जा रही हैं ये आवर्तबीजी पादपों या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में है। क्लियर? आपको इसी के साथ साथ अगर आप केवल बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो ये पढ़ा रहे हैं चलेगा, आपके पूरे मार्क्स जितना भी आपका टारगेट है 100 का क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसका कंपेयर करें किससे? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कि भाई जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, कंपेयर करें कि यहां पर ऐसा हो रहा है तो वहां पर कैसा हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक और भी सॉलिड होगा और आप एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चंस को क्या है इजीली सॉल्व कर देंगे। तो अपन यहां पर पढ़ रहे हैं और मैं आपको यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा कि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि सर जिम्नोस्पर्म का बता रहे हैं या एंजियोस्पर्म का बता रहे हैं। तो यहां मेरे मुंह से जितने भी इंस्ट्रक्शन निकलेंगे, जितने भी वर्ड्स निकलेंगे वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर है। जिम्नोस्पर्म आपका सेल्फ वर्क है। तो आफ्टर पॉलिनेशन ये पॉलन जब स्टिग्मा के सरफेस पर आ रहा है, क्लियर, तो यहां पर ये 2 सेल स्टेज के अंदर, कितनी सेल स्टेज के अंदर है? 2 सेल। आपने डिस्कस करा है कि आपके जो पॉलन है या माइक्रोस्पोर है उसके ऊपर 2 लेयर होती है। सबसे आउटर जो होती है इसको अपन बोलते हैं एक्साइन और इसके अंदर की जो लेयर है इसको अपन बोलते हैं इंटाइन। क्लियर? इंटाइन। और ये क्या कहलाएगी? सबसे आउटर मोस्ट एक्साइन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये एक्साइन लेयर है ये किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन की क्या स्पेसिफिकनेस है, क्या इवोल्यूशनरी इंपोर्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर जो आपके ये पॉलन आ रहा है या माइक्रोस्पोर है, यहां पर ये 2 सेल स्टेज में, कितनी सेल स्टेज में? 2 सेल। जो आपकी स्मॉल सेल है, छोटी सेल है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल। और आपके जो बड़ी वाली सेल है ये वाली, क्लियर, ये कौन सी है? वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। ये भी एन है और ये भी एन है। क्लियर? अब यहां पर पॉलन जैसे यहां पर आके गिरा तो यहां पर भी क्या है? ये 2 सेल स्टेज में। क्लियर? अब सुनना, जैसे ही स्टिग्मा के सरफेस पर पॉलन गिरता है तो स्टिग्मा पर एक ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनमें ग्लूकोज, सुक्रोज, रेजिन, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो पॉलन जर्मिनेशन को, पराग कण के अंकुरण को इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो प्रेरित करने से क्या होगा समझने की कोशिश करना। ये आपके पॉलन है, समझने की कोशिश करना कि देखो मैं आपको सिखा रहा हूं पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट होगी। ये आपके पॉलन है, देखो ध्यान से, ये पॉलन, ठीक है, इसके ऊपर ये आपके सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ये हो गई एक्साइन। क्लियर? अब ये जो है एक्साइन है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं वरना आपको ऐसे लगेगा ये भी कोई एक लेयर है। और अपने पढ़ा था कि जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है या अनियमित है, मतलब लगातार नहीं है, बीच बीच में से ये डिस्टर्ब है। और इनको अपन बोलते हैं जर्म पोर, जनन छिद्र। क्लियर? अब इसके अंदर जो लेयर है, देखो ध्यान समझना, ठीक है, आपके जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको आपने एक्साइन कह दिया, देखो ध्यान से, ये वाली, अच्छा, ठीक है, इस आउटर मोस्ट को आपने कह दिया एक्साइन। और एक्साइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन की। इसके बाद इसकी जो अंदर की जो लेयर है ये वाली, इसको आपने कह दिया इंटाइन। क्लियर? ये किसकी बनी हुई है? पैक्टोसेलोज की, पैक्टिन प्लस सेलोज की। क्लियर? अब यहां पर ये पूरी जो बड़ी सेल है ये इसका न्यूक्लियस है, इसको आपने कह दिया वेजिटेटिव सेल। अब इसी के अंदर एक छोटी सी सेल, लेंटिकल, लेंस के आकार की एक छोटी सेल, इसी के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है, और उसको अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, जनरेटिव सेल। ये
ये भी एन है। क्लियर? अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। ये जो आपके स्पोरोपोलिनिन है, ये तो क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, मतलब सबसे कठोरतम एक पदार्थ है। इसलिए तो अपन ने पढ़ा था कि जो पोलन है, जब किसी जगह की जब खुदाई होती है, प्रातः आपने जो पढ़ा है कि कहीं की खुदाई होती है, तो वहां पर जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे नहीं कि फावड़ा लेके और गैती लेके और गड्ढा खोदने लग गए, नहीं। 1 फुट जो गड्ढा खोदने में उनको 1 या 2 या 3-4 दिन लग जाते हैं। वो ब्रश से या किसी तारों वाले जो है इंस्ट्रूमेंट, उससे डगिंग करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी, जो सॉइल है, वो उसका भी माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कहीं उसमें कोई पॉलन तो नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आपके एक्साइन है, काफी टफ है। अब मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जैसे ये पॉलन आपके स्टिग्मा की सरफेस पर आकर गिर रहा है, जैसे ये पॉलन आपके स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर आकर गिर रहा है, तो होगा क्या, स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर जो सुक्रोज है या जो आपके ग्लूकोज है, रेजिन है, ये जितने भी कंटेंट हैं, वो एब्जॉर्ब होंगे किसके थ्रू, आपके जो ये वेजिटेटिव सेल है, कायिक कोशिका है, उसके साइटोप्लाज्म के थ्रू ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने से क्या है, ये वाली जो सेल है वो टर्जिड कंडीशन में आएगी। टर्जिड मतलब फूलने की कंडीशन में आएगी। अब फूलेगी तो भाई ये तो क्या है, बिल्कुल टफ लेयर है एक्साइन। तो क्लियर? अब टफ लेयर है तो इस जो आपके एक्साइन की जो लेयर है, इस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, एक प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर अप्लाई होने के कारण क्या है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ये इस टाइप से एक आउट ग्रोथ के रूप में क्या होगी, ये बाहर निकलेगी। और इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पोलन ट्यूब, पराग नलिका, पोलन ट्यूब, पराग नलिका या पोलन ट्यूब। क्लियर? अब एक बात कंसीडर करना, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ कि पोलन ट्यूब है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है एक्साइन ही तो बाहर निकल के आ रही है। तो एक्साइन किसकी बनी हुई है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि पोलन ट्यूब है, उसकी आउटर सरफेस भी किसकी बनी होगी, एक्साइन की या पैक्टिन प्लस सेलुलोज की क्या है, बनी हुई होगी। क्लियर? अब मोस्टली क्या होता है कि डाइकोट प्लांट के अंदर तो क्या है, एक ही जर्मपोर होता है। क्लियर? नहीं, डाइकोट में 3 जर्मपोर होते हैं, जबकि मोनोकोट में क्या है, केवल एक ही जर्मपोर होता है। मोनोकोट में एक ही जर्मपोर है, तो जाहिर सी बात है एक ही जर्मपोर से क्या है, पोलन ट्यूब क्या होगी, जर्मिनेट होगी। लेकिन डाइकोट में 3 जर्मपोर हैं। अब देखो सारी कंडीशन होगी, अगर या तो तीनों में से किसी एक से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीनों से ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, चलो कोई बात नहीं, ये पोलन ट्यूब यहां से भी जर्मिनेट हो गई, कोई बात नहीं, पोलन ट्यूब यहां से भी जर्मिनेट हो गई। अब जर्मिनेट हो गई, लेकिन ग्रोथ केवल एक जर्मपोर से निकलने वाली जो पोलन ट्यूब है, यही क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, इसी का डेवलपमेंट होगा, और बाकी की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, रुक जाएगी। क्लियर? अब मेरी बात थोड़ी समझने की कोशिश करना कि जैसे ही यहां पर ये पोलन ट्यूब निकली, जैसे ही पोलन ट्यूब निकल के आपके इस स्टाइल के अंदर एंटर हो रही है, इसका जो डायरेक्शन है जो वो हमेशा यूनि डायरेक्शन होगा। यूनि मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में, ये हमेशा ओव्यूल या एग सेल को फॉलो करते हुए क्या है, उसी की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं यहां से बाहर निकल गई, यहां से बाहर निकल गई, नहीं, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो ग्रोथ है वो कहां पर होगी, एग सेल की तरफ होगी। अगर वो इधर भी जा रही है तो भी वो एग सेल की तरफ ही क्या मूव करेगी, यूनि डायरेक्शनल। अब ऐसा क्यों है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, कोई ना कोई केमिकल है जो शायद एक्ट करती है, जो इस पोलन ट्यूब को क्या करती है, इसकी ग्रोथ को प्रमोट करती है, इंड्यूस करती है। क्लियर? अब सुनना ध्यान से
जैसे ही ये पोलन ट्यूब इस स्टाइल के अंदर एंटर होती है तो आपके जो ये जनरेटिव सेल है, ये सबसे पहले इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये सबसे आगे होता है। देखो इसमें आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये आपकी ये जो न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये सबसे आगे होता है। क्लियर? और इसी के साथ जो जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका है, वो भी क्या होगी, इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, एंटर हो गई। ये मैंने इसको लेंटिकल शेप में बना दिया। क्लियर? ध्यान हमें पूछते हैं कि पोलन ट्यूब में सबसे आगे कौन प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। क्लियर? और इसके ये पोलन ट्यूब भी इसी की बनी हुई है, एक तरीके से देखा जाए तो वेजिटेटिव सेल की आउटग्रोथ है। क्लियर? और इसके पीछे कौन है, जनरेटिव सेल है या आपके कोशिका है। क्लियर? अब क्या होगा, अब क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा, अब चूंकि एन सेल है, अब एन सेल में अगर समसूत्री विभाजन होगा तो आपको सबको पता है कि यहां पर जो दो सेल बनेंगी वो भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। होगा क्या, यहां पर दो हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म और इन दो सेल को हम बोलेंगे नर युग्मक, या इंग्लिश में बोले तो मेल गैमिटो, सॉरी मेल गैमिट। तो यहां पर पोलन ट्यूब के अंदर कितने गैमिट बने हैं, 2 गैमिट्स बने हैं। क्लियर? और ये दोनों गैमिट कैसे हैं, एन है, हैप्लॉइड है। तो अब मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो अपन फॉलो करते हैं। क्योंकि 2 मेल गैमिट है, ठीक है, 2 मेल गैमिट है, 2 दूल्हे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इजीली पहचान जाएंगे, हाँ भाई 2 दूल्हे अगर घोड़ी पे बैठ के आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 लोगों की शादी है। तो यहां पर 2 मेल गैमिट है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये एक मेल गैमिट और ये 2 मेल गैमिट। क्लियर? 2 मेल गैमिट है। जैसे ही ये पोलन ट्यूब एग एपिटर होती है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये अपन यहां पर पढ़ता कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये पोलन ट्यूब उसके अंदर एंटर होती है और इसमें आने के बाद ये क्या होती है, इसमें फट जाती है। फटने के बाद क्या होता है कि दोनों जो मेल गैमिट हैं वो इस सिनर्जिड्स या सहायक के अंदर है रिमूव हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो गए, मुक्त होने के बाद आपकी जो ये वाली सिनर्जिड्स है, सहायक कोशिका है, ये भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। नष्ट होने से दोनों मेल गैमिट इजीली क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब क्या होगा, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है डबल फर्टिलाइजेशन की। अब होगा क्या, एक मेल गैमिट तो किससे फ्यूज होगा, एग सेल से, और दूसरा मेल गैमिट अमीबॉइडल या अमीबीय गति करता हुआ ये कहां पर जाएगा, आपके इस सेकेंडरी न्यूक्लियस चला जाएगा और इससे फ्यूज होगा। क्लियर? देखो ये आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, 2n। क्लियर? ये आपकी जो एग सेल है ये कैसा है, 2n, सॉरी ये n है। क्लियर? एक मेल गैमेट इससे फ्यूज हो रहा है और दूसरा मेल गैमेट इससे फ्यूज हो रहा है। यहां पर हम लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं, आप सब जानते हैं इसको मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट या नर युग्मक, या हिंदी में लिख देता हूं नर युग्मक। और पहला नर युग्मक इससे फर्टिलाइज हो गया, और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। समझने की कोशिश करना, एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में मैंने यहां पर मेजर कर दिया। जो मेल गैमेट है वो आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n है उससे फ्यूज हो गया, उसको मैंने यहां पर मेजर कर दिया। अब सुनो, 2n, ये सेल कैसी है, ये न्यूक्लियस कैसा है, 2n, और ये कैसा है, n, 2n प्लस n। यहां पर जो बनने वाली जो सेल है
वो कैसी होगी 3n। और यहां पर n XLN है और मेल गैमेट कैसा है n। यहां पर जो बनने वाली सेल होगी वो कैसी होगी 2n। क्लियर? तो होगा क्या, ये सब यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और यहां पर जो सेल बनेगी ये सेल कैसी होगी XL और जो कि जो सेल फॉर्म की है ये कैसी है 2n। और इसको अपन बोलते हैं युग्मनज जायगोट। युग्मनज, इसको इंग्लिश में कह देते हैं जायगोट। और ये कैसा है 2n। क्लियर? ये सारी कहानी खत्म। ये सेल बन गई, कैसी बन गई 2n। और यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैसा बन गया 3n। ये न्यूक्लियस कैसा है 3n। ये एंटीपोडल सेल ये सब क्या होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या इनका कंजप्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहां पर केवल और केवल आपके पास दो सेल रह गई, एक तो जायगोट, जायगोट जिसको आपने क्या कहा युग्मनज। और ये जो पूरी सेल है जिसको अपने सेंट्रल सेल कहा था ये कहलाएगी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका PEC। प्राथमिक प्राइमरी भ्रूण पोष, नॉट कोष, पोष मतलब पोषण प्रदान करने वाली भ्रूणपोष कोशिका। प्राइमरी ई मतलब एंडोस्पर्म सेल PEC। क्लियर? और इस न्यूक्लियस को बोलेंगे अपन जो न्यूक्लियस है भाई, ये पूरी सेल कैसी है, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार, देखो अभी जो ये पूरी सेल है इस पूरी सेल को अपन क्या बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर? और कैसी है पूरी 3n है क्योंकि इसका न्यूक्लियस 3n है। इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे, मैं अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेल की जगह मैंने न्यूक्लियस कर दिया क्योंकि ये न्यूक्लियस है और ये कैसा है 3n। क्लियर? और ये आपके यहां पर जायगोट है। क्लियर? तो यहां पर दो मेल, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। मेल गैमेट है उसने किससे फर्टिलाइजेशन किया, किसको फ्यूज किया एग सेल को। क्लियर? और क्या बना जायगोट कैसा है 2n। दूसरा मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस को और क्या बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स हुआ है। क्यों हुआ है? 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट किससे सेल से फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और इसको अपन बोलते हैं जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ एग सेल के साथ, इसको अपन बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन। डिस्कवरी की थी स्ट्रॉसब्रगर ने। क्लियर? इसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। क्लियर? सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ और इसने जो स्ट्रक्चर बनाई, सेल बनाई, वो कौन सी बनाई 3n, प्राथमिक भ्रूणपोष का। क्लियर? दो बार इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि बनने वाली सेल कैसी है 3n है, इसलिए इसको नाम दिया गया त्रिसल्यन। त्रि मतलब 3, त्रिसल्यन, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं इसलिए इसको कहा गया ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको बोला अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। क्लियर? पहला किससे, आपके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा था
हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, आप सब जानते हैं। ये कैसा है, 2n था, क्लियर। इससे एक नर युग्मक या मेल गैमेट फ्यूज हुआ, ये कैसा है, n, क्लियर। और इसको अपन ने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन। दो न्यूक्लियस तो ये हो गए ना, एक ही हो गया, 3 हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। और इसको हिंदी में कह देते हैं त्रिसंलयन, क्लियर। अब बनने वाली सेल क्या कहलाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये कैसा है, 3n, क्लियर। शॉर्ट में इसको पीसी बोल देते हैं। तो पहला फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, इसको अपन ने क्या कह दिया, ट्रिपल फ्यूजन। और दूसरा आपके जो एग सेल है, अंड कोशिका है, कैसी थी, n, क्लियर। दूसरा जो मेल गैमेट था वो इससे फ्यूज हुआ, ये n, n 2n। और यहां पर क्या बनेगा आपके, जायगोट, युग्मनज। और इसको अपन बोलते हैं वास्तविक या सत्य निषेचन, जिसकी डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की थी। इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, वास्तविक निषेचन। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। एक फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरा कौन सा है, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन, क्लियर। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन, 2 मेल गैमेट है, 2 फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट सत्य या वास्तविक निषेचन, और दूसरा क्या है, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसकी डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन प्लांट के अंदर इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी है या स्टडी है वो की थी नवासिन। ये इंपॉर्टेंट है, नवासिन। नवासिन सबसे पहले। तो और एक चीज और, डबल फर्टिलाइजेशन इज स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सेंटेंस को दोबारा सुनना, दोहरा निषेचन आवर्त बीजी है विशेषता है, क्लियर। ये केवल और केवल किस में मिलेगा, आवर्त बीजी पादप है, उन्हीं के अंदर क्या है, ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, क्लियर। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, 2 गैमेट, इसलिए 2 बार क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला एग के साथ, दूसरा आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, क्लियर। अब थोड़ा कहानी अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके आगे क्या होता है वो थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं, क्लियर। मैं एक बार इन नाम को रफ कर देता हूं, कि आपने इतना तो पढ़ ही लिया है, क्लियर। तो आपके ये जो स्ट्रक्चर है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एक स्ट्रक्चर, एक सेल है, सब जानते हैं इसको। और ये जो है, ये है आपके PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। मैं इसको थोड़ा सा केंद्रक के शेप में बनाया था, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये भी कोई सेल है, ये मैंने इसको ऐसे केंद्रक की फॉर्म में बना दिया है। ये लो, ये आपके एक न्यूक्लियस की फॉर्म में ये बन गया, ये केंद्रक है, 3n, क्लियर। और ये मैंने इसके अंदर, चलो ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जायगोट, क्लियर। और ये क्या है, PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये पूरी जो सेल है, इसको ये कंसिडर ना करें, तो ये क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, क्लियर। बेटा अब
अब सुनो ध्यान से, समसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। एक बात अच्छी तरह समझ, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। क्लियर? ध्यान से सुनना, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब भी युग्मक का निर्माण होगा, क्लियर, तब ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब भी युग्मक बनेंगे, जब भी गैमेट बनेंगे, तभी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अदरवाइज इस अर्थ पर या इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जहां पर भी डिवीजन होगा, वहां पर केवल और केवल आंख बंद करके माइटोटिक डिवीजन ही करना है। क्लियर? तो यहां पर भी माइटोटिक डिवीजन होगा, यहां पर भी माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्लियर? यहां पर इससे जो सेल बनेंगी वो भी 2n होंगी, और इससे जो सेल बनेंगी या जिससे जो बनेंगे कैसे होंगे, 3n होंगे। दे रहा हूं, ये तो माइटोटिक डिवीजन करके जो बहुत सारी सेल बनाएगी उसको अपन बोलेंगे एम्ब्रियो, भ्रूण। आपको क्या समझाने के लिए, मान लो इसने ये माइटोटिक डिवीजन किया और ये बहुत सारी क्या कर ली, सेल बना दी। ये लो 2n 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 2n, माइटोटिक डिवीजन हुआ है ना, इसलिए कैसी है, 2n। क्लियर? और इसको अपन ने नाम दे दिया भ्रूण। तो अब जायगोट किस में डेवलप हो रहा है भाई, पहले एक सिंगल सेल जायगोट कह रहे थे, लेकिन जब इसने माइटोटिक डिवीजन किया तब आप इसको क्या कहने लगे, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण कहने लग गए, एम्ब्रियो, भ्रूण। अब ये स्ट्रक्चर भ्रूण है। क्लियर? आपको सर जायगोट का, अरे जायगोट किया, बहुत सारी सेल बना ली, उसको अपन क्या कर दिया, एम्ब्रियो। अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर ये भी बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है, मान लो उसने ये कई सारे न्यूक्लियस बना लिए, ये 3n 3n, तो अब इसको अपन क्या, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष। देखो नाम चेंज हो गया, भ्रूण पोष, एंडो स्पर्म, नाम से पता लग रहा है, भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना, एंडोस्पर्म। क्लियर? तो ये तो डिवीजन करके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो, और ये डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके, समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म बनाएगी। यहां पर एक थोड़ी सी छोटी सी चीज बस समझ लेनी है, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक छोटी सी चीज आपको बस सीख लेनी है। ठीक है, ये आपके जायगोट है, ये आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। सबसे पहले देखो, दोनों में माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन सबसे पहले डिवीजन किसमें होना चाहिए, हा? मतलब इस जायगोट में डिवीजन पहले स्टार्ट करवाऊं या इस आपके जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन पहले स्टार्ट कराऊं? भाई ये तो है खाने वाला, ये भाई ये इसका नाम है ये बनाएगा भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना। तो ये तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, और करेगा ये खाने वाला, ये है खिलाने वाला। तो पहले क्या होगा, पहले खाने वाला पहले पैदा होगा या फिर पहले तैयार होगा? बारात पहले आएगी या फिर बारातियों के लिए खाना पहले तैयार होगा? जाहिर सी बात है पहले खाना तैयार होगा। सबसे पहले जो डेवलपमेंट जो डिवीजन वो किसमें स्टार्ट होगा, आपके इस प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सबसे पहले डिवीजन स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये डिवीजन करना स्टार्ट होगा। क्लियर? उसके बाद कौन डिवीजन करना स्टार्ट होगा? आपका जो जायगोट है ये डिवीजन करना स्टार्ट होगा। ध्यान रखना ये चीज, एग्जाम्पल याद रखना, कहानी ये टॉपिक कहानी याद रखना। बारात का खाना पहले बनता है, बारात बाद में आती है। तो जाहिर सी बात है इसका डिवीजन पहले स्टार्ट होगा, इसका डिवीजन क्या होगा, बाद में स्टार्ट होगा। क्लियर? हाँ, फिर बाद में चाहे दोनों साथ साथ डिवीजन करें वो चलेगा, लेकिन सबसे पहले डिवीजन होगा। क्लियर? अब होगा क्या? ठीक है, अपन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है पढ़ लिया। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।